हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 5 के बारे में, अध्याय बैच में। लेक्चर नंबर 4 तक हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लिया है, फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट लॉ में वर्क हमने देख लिया, ग्राफ्स देख लिए, सब कुछ कर लिया। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट लॉ कब वैलिड नहीं होता और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कौन ऐसा आदमी था जिसने ये सोचा कि फर्स्ट लॉ गड़बड़ कर रहा है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात सही है, लेकिन ऐसी एनर्जी जिसे वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, यानी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसका एनर्जी का क्या हुआ। फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि हमने जितना पढ़ाया तुम्हें सारा कुछ समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मेरी जो साउंड एनर्जी थी, जो मैंने तुम्हें समझाने में लगाई, वो कहाँ गई। या गाड़ी की हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम क्यों आती, किसी गाड़ी का एवरेज कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इन सब बात के बारे में बातें हमें आज करनी है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंट्रोपी के बारे में आज पढ़ेंगे। और हम लोग बात करेंगे आज कार्नोट हीट इंजन साइकिल की, और ये बात करेंगे कि कार्नोट को क्या सूझी थी कि वो इंजन बनाने की सोचे। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करने से पहले नोट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं। नोट्स हमें अपनी प्यारी वेबसाइट dextercam.in पे मिल जाते हैं, जहाँ पे बैच नंबर पे क्लिक करके आप लेक्चर नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस साल 2023 में एडवांस के में पेपर में 6 क्वेश्चन थे केवल और केवल थर्मोडायनेमिक्स से। तो फिर थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज अपने आप बढ़ जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम और जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होता है, तो हम लोग इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की बात शुरू करते हैं कार्नोट से। कई लोगों ने कार्नोट का नाम सुना होगा, कार्नोट के बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम है, फिजिसिस्ट का नाम है। कार्नोट 1813 के लगभग हो क्या रहा था कि फ्रांस में लड़ाई चल रही थी। फ्रांस को पे इन्वेजन हो गया था, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इन्वेजन कर लिया था। तो वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, नेपोलियन के टाइम की बात है। थोड़ी हिस्ट्री जानोगे, मज़ा आएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि सर हिस्ट्री में मज़ा आता है या नहीं आता, जिससे ये पता लगेगा कि कौन कैसा सोच रहा है। मैं तो ये मतलब ये प्लान कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को साइंटिस्ट के बारे में बताऊँगा, ठीक है, कि साइंस कैसे डेवलप हुई है। तो उस टाइम पे क्या था कि स्टीम इंजन अवेलेबल थे, लेकिन जो फ्रांस के पास इंजन थे वो ब्रिटिशर्स के पास जो इंजन थे उनसे थोड़े कमज़ोर थे। हम लोग 1813 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या कि भाई लड़ाई चल रही है, तो कार्नोट, जिसका नाम सैडी कार्नोट है, वो उसके पापा जो हैं वो नेपोलियन की आर्मी में जनरल हैं और एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट भी हैं। ठीक है, एक फिजिसिस्ट हैं और एक जनरल भी हैं। तो उसने नेपोलियन को लेटर लिखा कि क्योंकि लड़ाई चल रही है, जैसे हम लोग देशभक्ति करते हैं, सभी लोगों ने देशभक्ति की, और नेपोलियन को उसने एक लेटर लिखा कि भाई हम भी सेना में भर्ती होना चाहते हैं, हमें भर्ती कर लो। लेकिन नेपोलियन ने कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। कौन ही रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे हम मोदी जी को लिख देंगे हमें भी सेना में भर्ती होना, कौन ही रिस्पॉन्ड करता है लेटर पे। ठीक है, तो उसने भी नहीं किया। फिर फ्रांस पे और लड़ाइयाँ हुई और उसे बहुत दुख हुआ कार्नोट को, और वो भाई शांत हो गया। उसे कहा कि अरे यार अब क्या ही कर सकते हैं। 7 साल के बाद नेपोलियन तो हार गया। 7 साल के बाद जब अब वहाँ पहुँचा, वो पर्शिया पहुँचा उसके फादर के पास, कार्नोट। तो कार्नोट के पापा क्योंकि फिजिसिस्ट है, उन्होंने मैकेनिकल एनर्जी को वर्क में एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे वर्क में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पेपर लिख रखे थे। मैकेनिकल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए पेपर लिख रखे थे बहुत सारे। ठीक, तो कार्नोट ने बताई अपनी समस्या कि भाई जो इंजन अभी चल रहे हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी केवल 3% है। कितनी है? 3%। मैं कह रहा हूँ 3%। मतलब हमने अगर 100 किलो कोयला डाला तो केवल 3 किलो कोयले के बराबर ही एनर्जी निकल रही थी स्टीम इंजन से, एनर्जी निकल ही नहीं रही थी। अब जब एनर्जी नहीं निकल रही तो कार्नोट ने कही कि भाई कि कुछ तो इसका करना पड़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। उस एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कार्नोट ने, जब कार्नोट ये सब करा है तो कार्नोट 22-23 साल का है, और जब उसने पहली बार नेपोलियन से कहा था कि हम लड़ने जाएंगे तो वो 17 साल का। तो 22-23 साल में कार्नोट क्या कर रहा है? कार्नोट कह रहा है कि अब हम स्टीम इंजन्स को यानी मैकेनिकल इंजन्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसने लगातार 3 साल तक मैकेनिकल इंजन्स के बारे में पढ़ा, और फिर ही केम अप विद द आइडिया कि चलो एक इंजन ऐसा बनाते हैं जो रिवर्सिबली एक्सपेंड करे और कंप्रेस करे, तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम आनी चाहिए, जिसे उसने कार्नोट हीट इंजन साइकिल कहा। ठीक है, तो आउट ऑफ द वॉर
कम्स द साइंस। ओपेनहाइमर भी ऐसे ही आया, ठीक, एटम मतलब ओपेनहाइमर मतलब एटॉमिक बॉम्ब ऐसे आया। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जितनी साइंस डेवलप हुई उतनी साइंस पिछले 30 सालों में नहीं हुई। उसके बाद जब फर्स्ट वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी बहुत साइंस ने डेवलपमेंट किया। तो जब भी वॉर सिचुएशन होती है, आदमी साइंस को डेवलप मतलब टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना चाहता ना, तो उसी टाइम में सारी डेवलपमेंट हो रहे थे। कार्नोट के इंजन को पढ़ के केल्विन आया, जिसे तुम केल्विन अपना मतलब लॉर्ड केल्विन, जैसे पढ़ के तुम केल्विन स्केल के बारे में पढ़ते हो, और क्लॉसियस के बारे में बात करेंगे जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देगा। तो फिलहाल अभी शुरुआत करते हैं कार्नोट हीट इंजन साइकिल से। 5 मिनट की बात मैंने कही है, बहुत मेरे को तो बहुत फैसिनेट किया कि भाई कि हम लोग 17 साल की उम्र में क्या सोचते हैं और वो क्या सोचता था, तो इसीलिए वो साइंटिस्ट थे और हम लोग नहीं हैं, ठीक है। तो कार्नोट हीट इंजन साइकिल की बात करते हैं। कार्नोट ने क्या किया, कार्नोट ने जब हीट इंजन अपना बनाया तो उसने क्या किया, उसने पॉइंट ए से वापस आने की सोची। एक बार इंजन को रिवर्सिबली एक्सपेंड किया, फिर रिवर्सिबली दोबारा एक्सपेंड किया, फिर रिवर्सिबली कंप्रेस किया, और फिर दोबारा रिवर्सिबली कंप्रेस किया, ठीक। तो ये पॉइंट डी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये इस तरह से चला, ठीक। तो उसने क्या किया, एक पीवी कर्व बनाया, और पीवी कर्व पे इंजन को चलाने की कोशिश की। एक्सपेरिमेंटली भी चलाया जा सकता है कि हम पिस्टन को पहले आइसोथर्मली एक्सपेंड करें, और फिर आइसोथर्मली एडियाबैटिकली एक्सपेंड करें, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस करें, और फिर एडियाबैटिकली कंप्रेस करें। तो जो काम हमने इनिशियल किया वही अगर हम रिवर्स डाउन दैट लाइन कर दें तो फिर हमें सेम ही वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब हमने जितना काम किया उतना ही हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए था। एनर्जी गिवन शुड बी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है, ऐसा लग रहा था कार्नोट को भी। तो कार्नोट ने क्या किया कि इंजन बनाया, और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं P1 V1 रखे होंगे, इसके कुछ P2 V2 रखे, इसके कुछ P3 V3 रखे, और इस पॉइंट के कुछ P4 V4 रखे, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब कार्नोट ने क्या किया कि पहला प्रोसेस कैसा किया था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन था ये। भाई ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिजिक्स में भी ये काम आएगी। फिर यहाँ पे क्या था, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ये कौन सा प्रोसेस है, ये है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। और ये क्या है, कहानी सुन के अच्छा लगा, ठीक है। तो यार मतलब व्यूअर्स इतने कम हैं, भगवान जानता मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, चलो कोई नहीं। एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन, हमने मान लिया इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो T2 है और इस पे T1 है, और हम जानते हैं कि जो हायर आइसोथर्म होता है वो हमेशा ऊपर होता है, लोअर आइसोथर्म नीचे होता है, यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ये बात हम पहले से जानते हैं कि T2 इज एट हायर टेम्परेचर एंड T1 इज एट लोअर टेम्परेचर बिकॉज द हायर टेम्परेचर द आइसोथर्म इज हायर इन द पीवी कर्व, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमने एक्सपेंशन किया होगा ऑन द बिहाफ ऑफ हीट गिवन, तो Q गिवन होगी, यहाँ से तो हमने लिख लिया Q गिवन, ठीक। और यहाँ से हीट रिजेक्ट हुई होगी क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट ना तो दी जा सकती है ना रिजेक्ट हो सकती है, ठीक, सिंपल बात है। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, हमारा सारा काम तो एफिशिएंसी निकालने में। एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस। जब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस के वर्क डन की, तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं डिवाइडेड बाय हीट गिवन, कितनी हीट दी गई, ठीक।
कितनी हीट दी गई और कितना वर्क किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ईटा से। इसे क्या है, ईटा है। ठीक, अब एक एक करके सारे प्रोसेस को कर लेते हैं, आराम से लिख के करेंगे। कार्नोट ने बहुत मेहनत की होगी, जिसे तुम्हें हम 10 मिनट में समझा देंगे, ठीक है ना, बढ़िया से। लेकिन उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, लोग देख ही नहीं रहे, चलो कोई नहीं, हमें क्या करना। प्रोसेस अगर ए बी को देखो तो ए बी कैसा प्रोसेस था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। मैं फिर से लिख देता हूँ, आइसोथर्मल, मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि तुमने लिख लिया होगा कॉपी में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, क्योंकि तब तो केवल फर्स्ट लॉ ही नोन है, सेकंड लॉ नोन ही नहीं है अभी, तो केवल फर्स्ट लॉ ही नोन है, तो फर्स्ट लॉ से ही बात करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू इज प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू आ गई वो माइनस ऑफ डेल्टा क्यू आ गई। ठीक, अब डेल्टा डब्ल्यू क्योंकि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, इसलिए डेल्टा डब्ल्यू ए बी को हम लिख सकते हैं माइनस एन आर टी टू एल एन वी टू बाय वी वन, ये लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, इसके लिए क्या आ जाएगा, एन आर टी टू एल एन वी टू बाय वी वन। ये सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये प्रोसेस 1 हो गया हमारा। ऐसे 3 प्रोसेस और है, टोटल 4 प्रोसेस है इन टोटलिटी। तो हमने पहला प्रोसेस कर लिया कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क कितना आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा प्रोसेस ले ले, अब B2C ले। B2C प्रोसेस कैसा है, BC प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, बताओ भाई, डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होगा, विच इज इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस T1, क्योंकि सी पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, T2 है, तो डेल्टा T1 है, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल लिखना था, तो यहाँ पे T1 माइनस T2 लिखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर एट C1 अगर तुम सी पॉइंट पे देखोगे तो T1 है आइसोथर्मल, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई NCV T1 माइनस T2। ये आ गया प्रोसेस हमारा कौन सा, BC, तो 2 नंबर हो गया। थर्ड प्रोसेस कौन सा है हमारा, CD है। CD कैसा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। भाई हमें तो याद है, तुम अपने ग्राफ में एक बार पलट के देख लोगे तो तुम्हें ज़्यादा आराम मिलेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या कह रहा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तो आइसोथर्मल है, इसलिए फिर से क्या होगा, डेल्टा T 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम ये कह सकते हैं क्या कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
तो जो डब्ल्यू सी डी होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा क्यू हो जाएगा, और क्योंकि आइसोथर्मल है तो डेल्टा डब्ल्यू सी डी को हम लिख देंगे माइनस ऑफ एन आर टी वन, ऊपर टी टू लिखा था ना हमने, गुड, तो एन आर टी वन एल एन वी फोर बाई वी थ्री। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक, फोर्थ प्रोसेस क्या कह रहा है? प्रोसेस नंबर फोर्थ कौन सा है? डीए। डीए क्या कह रहा है भाई? डीए है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। भाई देखो यार, पूरा कंटेंट पढ़ाने में ना समय तो लगता ही है। वन शॉट में तुम्हारा शॉट होगा नहीं पूरा, है ना। वन शॉट बहुत मतलब अजीब चीज़ होती है, वो उनके लिए है जिन्हें आता है। वन शॉट उन्हीं के लिए जिन्हें आता है पहले से, जिन्हें रिवीजन करना है, उनके लिए सारे वन शॉट एडवांस के लिए पड़े हुए हैं। लेकिन एडवांस के टाइम पे रिवाइज करोगे ना, पहली बार पढ़ने के लिए वन शॉट का क्या मतलब है? और 10-10 घंटे के लेक्चर देख के करोगे क्या? दिमाग खराब हो जाना। ऐसा होता तो सब लोग एक हफ्ते में सारी केमिस्ट्री खत्म हो जाती। ठीक, 2 साल खामोखा में क्यों लोग टाइम देती गवर्नमेंट हमें पढ़ने का? कहती 15 दिन बाद पेपर है, 10th के बाद दे दो सीधे वन शॉट देख के। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो डेल्टा यू डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हो गया, विच इज इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन। तो डेल्टा डब्ल्यू डी ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई एन सी वी टी टू माइनस टी वन। ये आ गया फोर्थ नंबर। तो नेटवर्क डन कितना आ गया? डब्ल्यू नेट कितना आ गया? डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए। ठीक, यही आया। तो डब्ल्यू नेट कितना आ गया? यहाँ पे लिख दिया माइनस एन आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन प्लस एन सी वी टी वन माइनस टी टू माइनस एन आर टी वन एल एन वी फोर बाई वी थ्री प्लस एन सी वी टी वन टी टू माइनस टी वन। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया सीधे सीधे पूरा। ठीक, माइनस एन आर को बाहर ले लें तो ये बचा टी टू एल एन वी टू बाई वी वन प्लस टी वन एल एन वी फोर बाई वी थ्री। तो ये डब्ल्यू नेट आ गया। अब हमें रिलेशन निकालना है, किसके किसके बीच में हमें निकालना है? वी वन वी टू और वी थ्री वी फोर के बीच में रिलेशन निकालना। तो कैसा करेंगे? फ्रॉम प्रोसेस बी सी, फ्रॉम प्रोसेस बी सी। प्रोसेस बी सी कैसा था बताओ जरा देख के। प्रोसेस बी सी कैसा था? फ्रॉम प्रोसेस बी सी प्रोसेस कैसा है? एडियाबैटिक है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पी बी रेस टू द पावर गामा, हम वो लगा सकते हैं, या टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम लगा देंगे टी टू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी वन वी थ्री की पावर गामा माइनस वन, लगा सकते हैं इसे। तो यहाँ से टी टू अपॉन टी वन की वैल्यू निकल आएगी इन टर्म्स ऑफ वी थ्री अपॉन वी टू। ये इक्वेशन नंबर 5 लिख ली। ठीक, इसी तरह से फ्रॉम प्रोसेस डी ए ले लें। यही तुम्हें सीखना है कि कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, यही थोड़ा दिमाग का खेल है, बाकी तो सब बेकार की बात है। ये भी कैसा प्रोसेस? एडियाबैटिक है, अभी तो हम लोग लिख चुके हैं इतनी बार। तो इसके लिए लिखेंगे टी टू वी वन की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी वन वी थ्री की पावर गामा माइनस वन। कोऑर्डिनेट मिला लो, देखो सही आ जाएगा। तो यहाँ से टी टू बाई टी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी वी थ्री बाई वी वन, वी फोर बाई वी वन, सॉरी यहाँ पे वी फोर होगा, तो वी फोर बाय वी वन की पावर गामा माइनस वन। तो फ्रॉम 5 और 6 हम क्या लिख सकते हैं कि वी थ्री अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू वी फोर अपॉन वी वन की पावर गामा माइनस वन, विच इम्प्लाइज वी थ्री अपॉन वी टू इज इक्वल टू वी फोर अपॉन वी वन। तो हम लिख दें क्या कि वी टू अपॉन वी वन की वैल्यू निकालने, हम किसकी निकालें? वी फोर अपॉन वी थ्री की वैल्यू निकालना। तो इसे लिख दें वी फोर अपॉन वी थ्री इज इक्वल्स टू आ जाएगा वी वन अपॉन वी टू।
इस वैल्यू को उठा के हम लोग डब्ल्यू नेट में यूज़ कर लें, कहाँ पे, ऊपर जाके कौन से फॉर्मूले में, इसमें यूज़ कर दें। ठीक, तो डब्ल्यू नेट कितना आ जाएगा, माइनस एन आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन तो पहले से ही था, और फिर ये माइनस टी वन एल एन वी टू बाई वी वन लिख दें, क्योंकि वी वन बाई वी टू आएगा तो वी वन बाई वी टू को दोबारा से हमने माइनस साइन के साथ रख दिया। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी किसके बराबर थी, डेल्टा ऑफ डब्ल्यू नेट, मतलब मॉड ऑफ डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू गिवन। तो ये आ गया एन आर एल एन वी टू बाई वी वन कॉमन ले लें ऊपर से, ये आ जाएगा कितना, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई हीट गिवन कौन सी थी प्रोसेस में, पहले प्रोसेस में यानी कि ए बी प्रोसेस में गिवन थी, तो वो थी एन आर T2 एल एन वी टू बाई वी वन। तो देखना जरा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एन आर से एन आर कैंसिल हो गया, तो एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस, या ऐसा लिख दो इसे, एफिशिएंसी आ गई T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2, यानी कि 1 माइनस T1 बाय T2। तो एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ गई, एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, और क्योंकि T2 हमेशा कैसा है, T2, अरे यार अच्छा लिख नहीं रहा ना, T2 कैसा है हमेशा, T2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1। एफिशिएंसी यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो बात समझ में आई, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से ड्राइव करके दिखाया, तो तुम आसानी से बात समझ जाओगे और लिख पाओगे। ठीक है, तो अब एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर सबको समझ में आनी चाहिए। तो कार्नोट ने ये बताया कि 100% एफिशिएंसी नहीं होती, और थर्मोडायनेमिक्स ये बताती है कि तुम पूरा एक बार में नहीं सीख सकते, पूरा सीख जाओगे ये बात तय है, लेकिन एक बार में नहीं सीख सकते ये भी बात तय है। ठीक, तो एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1। सिंपल इज दैट, क्लियर इज दैट, ओके इज दैट। ठीक है, तो बार बार रिपीटेडली इस कार्नोट को भी 2 बार देखोगे तभी समझ में आएगा, एक बार में साथ में बैठ के डराइव करना तब अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो ऐसा लगेगा सर ने कर दिया हमें पता भी नहीं चला। अब एफिशिएंसी 1 नहीं आ रही है, यानी कि सारे की सारी एनर्जी को वर्क में या सारे के सारे वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए जब कार्नोट ने ये बात कह दी, उसके कई सालों बाद आया लॉर्ड केल्विन और क्लॉसियस, 2 लोग आए जिन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिस जो था वो कार्नोट हीट इंजन साइकिल को माना। और केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, क्योंकि फिजिक्स में तो एंट्रोपी पढ़ाई नहीं जाती, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए कई लोग कार्नोट को बताए बिना एंट्रोपी बता पाते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड दैट, कि एंट्रोपी बिना, मतलब एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस कैसे करा जाए बिना कार्नोट के, जबकि कार्नोट ही फंडामेंटल बेसिस है एंट्रोपी का। तुम कमेंट करके बताना कि तुम लोगों ने, कितने लोगों ने केमिस्ट्री में कार्नोट पढ़ा था। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ कह रहा था कि एसेंस ऑफ फर्स्ट लॉ इज दैट कि ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, लेकिन ऐसा भी देखा गया अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, हमेशा फॉरवर्ड से बैकवर्ड या बैकवर्ड से फॉरवर्ड आसानी से चला जाना चाहिए, जो कि होता नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उनका कोई ना कोई एक नेचुरल फ्लो है स्पॉन्टेनिटी का, जैसा हमारा फ्लो नेचुरल क्या है, भूलने का। हम बहुत तेजी से भूल सकते हैं, याद तो नहीं रख सकते लेकिन भूल तो सकते हैं तेजी से हम लोग। तो नेचुरल फ्लो क्या है, भूलना। तो हर प्रोसेस का एक नेचुरल फ्लो होता है जिसे हम स्पॉन्टेनिटी भी कहते हैं, कि स्पॉन्टेनियसली वो काम होगा या नहीं होगा विदाउट एक्सटर्नल मशीन। इस बात को फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस बात को फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जब फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उसके लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया अपना, पहले वैसे केल्विन ने दिया था फिर क्लॉसियस ने दिया था, लेकिन हम लोगों ने पहले क्लॉसियस लिख लिया, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने क्या बताया, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका केवल और केवल इतना ही पर्पज हो कि वो
कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ टेम्परेचर प्रोसेस कर दे। भाई नेचुरल फ्लो किधर है, हॉट टू कोल्ड है। चाय ठंडी होती रख के गर्म थोड़ी जाती चाय। तो कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें हॉट टू कोल्ड टू हॉट किया जा सके, ठीक है, जिसमें केवल केवल यही काम हो कि कोल्ड से हॉट कर दें। तो तुम कहोगे सर कोई ऐसी मशीन देखी है, बताओ कि कोल्ड को मतलब कोल्ड को हॉट कर दे, कोल्ड को हॉट कर दे, बोलो। कोल्ड से हीट चली जाए हॉट की तरफ, ऐसा कोई होता है? तुम कहो हाँ सर रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर ऐसा करता है। रेफ्रिजरेटर करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? इन रेफ्रिजरेटर हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी बट ओनली व्हेन फोर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट कॉल्ड कंप्रेसर। जब कंप्रेसर से उसे फोर्स लगाया जाता है तभी ऐसा होता है, अपने आप नेचुरली वहां पे भी ऐसा नहीं हो पाता है। केल्विन क्या कह रहा है? केल्विन भी कुछ कह रहा है। केल्विन कह रहा है नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द एब्जॉर्प्शन हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क। कोई भी प्रोसेस, आई एम सेइंग कोई भी प्रोसेस, केल्विन क्या कर रहा है? नो प्रोसेस इज पॉसिबल, कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसका केवल और केवल इतना काम हो कि वो रिजर्वायर से हीट ले और उसे कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब जितना मैं पढ़ाऊं तुम सारा पेपर में पलटे आओ, ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं। चाहे तुम किसी से पढ़ लो थोड़ा सही से, है ना, सिलेक्शन तो होएगा ही होएगा, कहीं से भी हो जाएगा, ठीक। तो क्या कर रहा है? कोई भी प्रोसेस ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसमें हीट का फ्लो कहाँ से हो, रिजर्वायर से हो और डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाए वर्क में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का वेस्टेज जरूर होगा। तो उसने क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया सिमेटिक बढ़िया सा, कि रिजर्वायर से हीट ली और वर्क में कन्वर्ट करने जा रहे थे और थोड़ी कहाँ चली गई, सिंक में चली गई। रिजर्वायर का मतलब होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। रिजर्वायर का मतलब क्या है? सोर्स। ये तो वर्क और ये क्या है? वेस्ट। तभी तो किचन में सिंक होता हम लोगों के, ठीक है। ये कुछ ऐसा कह रहा है कि रिजर्वायर यानी पानी की टंकी से पानी लिया और सारे बर्तन धो दिए, नाली में बहा ही नहीं पानी। ऐसा हो सकता पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए ही ये लॉ है, ठीक। इस लॉ को समझने के लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया विच इज कॉल्ड एंट्रोपी। अब जरा ध्यान से समझना कि एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और एडवांस में और मेंस में कई क्वेश्चन एंट्रोपी के सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए एंट्रोपी हमें ठीक से करनी पड़ेगी। एंट्रोपी क्या है? इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द एनर्जी अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। ये भैया डेफिनेशन कितने लोगों को आती थी? जरा मेरे प्यारे बच्चों हाथ उठा के बताना, या कम से कम कमेंट करके तो बताना, लाइक तो बनता ही है इस पे, कि द एनर्जी अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। एनर्जी जो अवेलेबल नहीं है, ऐसी एनर्जी जो यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब जैसे जब क्लासरूम में बच्चों को शांत कराने के लिए जो टीचर एनर्जी चिल्ला चिल्ला कह रहा है बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वो एनर्जी से कोई यूजफुल काम तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? एंट्रोपी को कंट्रोल करने की कोशिश की बच्चों की, और हर कोई अपना सिस्टम अपनी एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है। तो ds को क्या लिखा है? ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज द ऑफ ए सिस्टम of atoms and molecule in a thermodynamic system is a measure of disorderness of the arrangement of particles। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में जो डिसऑर्डर है उसे एक्सप्लेन करती है क्या? एंट्रोपी। क्या एक्सप्लेन करती है? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या कर रही है? रैंडमनेस को एक्सप्लेन कर रही है, डिसऑर्डरनेस को एक्सप्लेन कर रही है। इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, ग्रेटर द रैंडमनेस ग्रेटर इज द एंट्रोपी। हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा है हमेशा कि यूनिवर्स इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। जब भी कोई चीज़ एक्सपेंड करती है वो क्या कर रही है? अपनी एंट्रोपी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हम सब लोग अच्छा एक कमेंट करके बताना कि वी ऑल वांट टू बी ऑर्गेनाइज और रैंडम। हम क्या होना चाहते हैं जीवन में? हम रैंडम होना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं? मेरे को कमेंट चाहिए। देखते हैं यहाँ तक कौन लोग देख रहे हैं। जितने ज़्यादा कमेंट उतना मैं आंसर करूँगा अगली क्लास में कि हम रैंडम होना चाहते हैं या ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं, और जो तुम आंसर करोगे उसके सपोर्ट में लिखना कि सर क्यों ऐसा है, ठीक है ना। कि हम एंट्रोपी हम अपनी बढ़ाना चाहते हैं या हम कम करना चाहते हैं, हम ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं। ये बात लिखनी पड़ेगी आपको कमेंट में, तब मैं इसे बताऊंगा, ठीक। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एस। अब यहाँ से मैं लिख लिख के करूँगा आराम से, क्योंकि वो बहुत थ्योरी थी इसलिए मैंने लिख दी। अब यहाँ से फिर से शुरू करते हैं अपने काम को। वहीं डाल लेते हैं क्या?
प्रेडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एस, प्रेडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एस में सबसे पहला नंबर देखते हैं। चेंज इन एंट्रोपी with change in temperature at constant volume, at constant volume। चेंज इन एंट्रोपी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे करेंगे? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर भाई तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमनेस भी बढ़ेगी। तो हम लिख देते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेज एंट्रोपी इंक्रीजेज। इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम जो आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। सिंपल बात है भाई। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फिर लोग इधर उधर भागना शुरू करेंगे और उनकी वजह से एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक। नंबर 2, चेंज इन एंट्रोपी विद चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर कर लेते हैं अगला पॉइंट। चेंज इन एंट्रोपी with change in volume at constant temperature। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो इस बात को समझने के लिए अब तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया। तुम ये सोचो कि अगर एक छोटे डिब्बे में गैस और एक बड़े डिब्बे में गैस है, गैस कौन में ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, किसमें ज़्यादा रैंडम होगी? तो तुम कहोगे बड़े डिब्बे में होगी। जैसे तुम्हें अगर कमरा अपना गंदा रखना है तो कौन सा छोटा कमरा ज़्यादा गंदा रख पाओगे या बड़ा कमरा? बड़ा कमरा। जितना ज़्यादा बड़ा कमरा उतना ज़्यादा सामान फेंक के रखोगे, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। एक बात और यार कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर तुमने ये फॉर्मूले से जज कर लिया तो फिर गलत आंसर आएगा, क्योंकि उसमें तो टी डिनोमिनेटर में आता है। ऐसा वहाँ से जज मत करना। फिजिकल इंटरप्रिटेशन फील बहुत ज़रूरी है एंट्रोपी की, है ना। जब तक फील अच्छी नहीं आएगी तब तक एंट्रोपी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। फॉर फेज चेंज, फॉर फेज चेंज हम ये जानते हैं कि सॉलिड्स की एंट्रोपी कम होगी क्योंकि उनमें रैंडमनेस कम होगी, फिर लिक्विड्स में और फिर गैस में। तो एस ऑफ सॉलिड इज लेसर देन एस ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन एस ऑफ गैस। ठीक। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। नंबर 4 आ जाते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस से यार मैं बहुत बोर कर देता हूँ ना, बहुत मतलब पता नहीं यार क्यों नहीं लोग देख रहे हैं चैनल को। बहुत स्लो ग्रोथ है लेकिन बहुत स्लो है, थकाने वाली है, मोटिवेट करने वाली तो नहीं है ये। शायद तुम ही लोग शेयर नहीं कर रहे होगे जो लोग देख रहे हैं, या कर भी रहे होगे तो लोगों को नहीं पसंद आ रहा होगा, ये भी हो सकता है। शायद हम लोगों की एक्सपेक्टेशन पे मीट नहीं कर रहा हूँ। इन केमिकल रिएक्शन चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। ठीक। इसमें 2 केस बन सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें केवल सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व हो तो उसमें चेंज इन एंट्रोपी ना के बराबर ही होता है, उसे ज़्यादा जज करने की ज़रूरत नहीं है। द एंट्रोपी चेंज ऐसा लिख लेते हैं, द एंट्रोपी चेंज for chemical reaction
involving liquids and solids is very small, होगा थोड़ा बहुत। जैसे अगर मान लो हम ग्रेफाइट देख लें, कार्बन ग्रेफाइट देख लें, उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी कार्बन डायमंड से, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होती हैं, ग्रेफाइट में स्लिपरी रेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से एंट्रोपी ज़्यादा आएगी। बी पार्ट देखते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, इसमें भाई चेंज ज़्यादा आएगा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस में अगर हम लिख दें इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो यानी कि प्रोडक्ट साइड में गैसेस ज़्यादा बन रही हैं, तो उस टाइम पे डेल्टा एस भी कैसा होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर डेल्टा एन जी लेस देन ज़ीरो होगा तो डेल्टा एस भी कैसा होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो उस टाइम पे डेल्टा एस भी क्या होगा, जल्दी लिखो, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। तुमने अगर ये सोचा कि ज़ीरो होगा तो फिर तुमने गलत सोचा, ठीक। इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा तो फिर किस पे डिपेंड करेगा, अगर ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एन जी ज़ीरो है उनके लिए एंट्रोपी पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, तो उसके लिए ही पांचवा पॉइंट आता है। क्या आएगा कि एज एटॉमिसिटी इंक्रीजेस, as atomicity increases, randomness increases, randomness increases, CREASES increases, ठीक। जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ेगी रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, इसलिए डेल्टा एस कैसा आ जाएगा, बढ़ेगा। तो मतलब अगर कोई पूछ ले एस ऑफ NO2 और एस ऑफ NO में किसकी ज़्यादा होगी एंट्रोपी, ठीक, एस ऑफ CH4 और एस ऑफ C2H6 में जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, वो जिसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा उसकी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी। रैंडमनेस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस। ठीक है, नवंबर तक देख रहा हूँ, कोर्स खत्म कर दूँ, फिर अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो बंद ही कर दूंगा, चैनल शट डाउन कर दूंगा। क्या करूँ यार, शायद तुम लोगों को नहीं, जो लोग देख रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ ना। अगला नंबर 6 नंबर, फॉर द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटॉमिसिटी, अब अगर एटॉमिसिटी भी सेम हो जाए, फॉर द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटॉमिसिटी, एंट्रोपी will be more for that substance, for the substance which has more molecular mass। तो जैसे अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन में पूछी है, दोनों डायटोमिक गैस हैं, तो अब कहोगे सर इससे क्या लॉजिक हुआ, तो ये सोचो एक साइकिल चल रही है और एक ट्रेन की इंजन चल रहा है, कौन ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा बताओ, है तो दोनों एक ही एक एंटिटी। तो अगर साइकिल चल रही है और रेलवे इंजन चल रहा है तो कौन ज़्यादा एंट्रोपी क्रिएट करेगा, कौन ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ऑब्वियसली कौन करेगा, इंजन करेगा। तो इसका मास ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। पतला लड़का दौड़े और मोटा लड़का दौड़े, कौन ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, मोटा लड़का। भीड़ की बात कर रहा हूँ, अकेले नहीं, है ना। और अकेले देखना हो तो हवा को देखो। अगला पॉइंट, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, in an irreversible process, irreversible, in an irreversible process
द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा, इंक्रीजेस बट इट रिमेन्स कांस्टेंट but it remains constant for reversible process, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कांस्टेंट रहती है, यानी कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड डेल्टा एस सिस्टम plus delta S surrounding is greater than 0 for irreversible process. तो इन जनरल अगर लिखना चाहें तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, is greater than or equal to 0 for any process, for any process. किसी भी प्रोसेस के लिए अगर इन जनरल लिखना हो तो डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग का सम हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहां तक एंट्रोपी की बात समझ में आई। अब हम लोग एंट्रोपी पे बात करेंगे मैथमेटिकली, कि हमें अगर क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए आ जाए, तो हम एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बारे में डिस्कशन अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहीं डाल लेते हैं क्या कि एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, उसे बाहर से हीट या वो कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ है उसके अंदर ही चल रहा है। ठीक है ना, प्रोसेस हम करेंगे आइसोथर्मल भी कर सकते हैं, एडियाबैटिक भी कर सकते हैं, आइसोबारिक भी कर सकते हैं और आइसोकोरिक भी कर सकते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम या फॉर ए सिस्टम लिख लो सिंपल यार, ज़्यादा तंग मत होना, है ना। ठीक, पहला देखते हैं, तो डी एस कैसे लिखेंगे। डी एस को लिखते हैं डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। डी एस को क्या लिखते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्योंकि हम जो भी बेसिस डेवलप करेंगे वो किससे करेंगे, फर्स्ट लॉ से करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम क्या लिखेंगे कि डी डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, या फिर हम लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डी क्यू माइनस पी डी वी। तो डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को हम लिख सकते हैं क्या, डी यू प्लस पी डी वी। इसे उठा के ऊपर रख दें तो डी एस की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी। ठीक, अब डी यू अपॉन टी लिख दें इसे, प्लस पी अपॉन टी डी वी इसे लिख दें, लिख सकते हैं। तो डी एस की वैल्यू आ जाएगी, डी यू की वैल्यू होती है एन सी वी डी टी ओवर टी, ये इधर आ गया, और पी अपॉन टी को पी वी क्वेश्चन आर टी से क्या लिख सकते हैं, हम सारी कैलकुलेशन आइडियल गैस के लिए ही करेंगे, नॉन आइडियल के लिए हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। तो इसे एन आर अपॉन डी वी अपॉन वी लिख दें, इंटीग्रेट कर दें S1 से S2, S1 से S2, इसे इंटीग्रेट कर दें टेम्परेचर T1 से T2, और इसे इंटीग्रेट कर दें वॉल्यूम V1 से V2। ठीक, तो ये तो आ जाएगा डेल्टा S इज इक्वल टू एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन V2 बाय V1। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अगर हमें इसे प्रेशर के फॉर्म में लिखना हो, अगर हमें इसे प्रेशर के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, अगर हमें इसे प्रेशर के फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन सी पी एल एन T2 बाई T1 प्लस एन आर एल एन P1 अपॉन P2, ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख देंगे।
और ये बात ध्यान रखेंगे क्या कि ये CP है, और इसे अगर प्रूफ करना चाहोगे तो घर पे इसे प्रूफ करना हो जाएगा, प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं से कहीं तक, ठीक है, आसानी से प्रूफ हो जाएगा, बड़े मज़े में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो भाई, अब एक एक करके सारे प्रोसेस करते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ करके हम लोग फॉर्मूली को यूज़ करके फॉर्मूली को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग प्रोसेस के लिए एंट्रोपी भी कैलकुलेट कर ले जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला ले लेते हैं केस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, T2 विल बी इक्वल टू T1, यानी कि डेल्टा T कितना हो जाएगा 0, तो ln T2 बाई T1 विल बी इक्वल टू 0, तो डेल्टा S किसके बराबर हो जाएगा, NR ln V2 बाय V1 के बराबर हो जाएगा। और जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गई आसानी से। तो सिस्टम की एंट्रोपी ये निकल आई, ठीक है, डेल्टा सिस्टम आया। फॉर सराउंडिंग, अगर हम सराउंडिंग की बात करें, फॉर सराउंडिंग की बात करें, अच्छा जब सिस्टम की निकली तो सिस्टम की ये रिवर्सिबल के लिए एज वेल एज फॉर इरिवर्सिबल बोथ के लिए सेम ही होगी, सेम फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। फॉर सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू क्यू सराउंडिंग बाई टी, दिस विल बी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया है तो उसके लिए हम इस तरह से निकालेंगे, और इसे कैलकुलेट करने के हम लोग तरीके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखेंगे, जिसके लिए एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगी न्यूमेरिकल्स की ही, ठीक है। आज थर्मोडायनेमिक्स में कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा लंबा कर दूँ लेक्चर, लेकिन ख़त्म कर दूँ, जिससे कि नेक्स्ट ट्यूसडे हम लोग एक क्लास रख पाएँ अपनी क्या न्यूमेरिकल की, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, और PYQs डिस्कस्ड हैं थर्मोडायनेमिक्स के एडवांस के भी, ठीक है, और मेंस 2022 के भी, ठीक। तो अब नंबर 2 देखते हैं, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा कि V1 विल बी इक्वल टू V2, तो ln V2 बाई V1 विल बी इक्वल टू 0, ठीक। तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू जो आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, NCV ln T2 बाई T1, एंड दिस विल बी फॉर बोथ व्हाट, बोथ प्रोसेस को उसके लिए, फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, सेम फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। अब for delta S surrounding, that will be equals to minus of delta S system for reversible process, ठीक। कोशिश करो यार कि पढ़ पाओ, है ना। कुछ लोग भी सिलेक्ट हो गए ना, अगर हम लोगों ने 100 लोग भी तुम लोगों में से ऐसे हो गए जिनका 99 परसेंटाइल प्लस आ गया केमिस्ट्री में, तो फिर मेरा तो जीवन सफल हो गया कि एक साथ फ्री में 100 लोगों को 99 परसेंटाइल तक पहुंचा दिया, और केमिस्ट्री में 99 आ गया ना, तो बाकी में तो रॉकेट हो जाओगे तुम, ठीक। हाँ मतलब बाकी में अगर केमिस्ट्री में 90-95 नंबर ले आए तो 200 नंबर लाना आसान काम हो जाएगा, ठीक। और केमिस्ट्री में लाया जा सकता है, मैं मतलब अपनी तरफ से तो श्योर हुई कि Q सराउंडिंग बाई T फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। निकालेंगे कैसे, फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखना पड़ेगा, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक।
फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 विल बी आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें P1 विल बी इक्वल्स टू P2, तो ln P1/P2 की वैल्यू किसके बराबर आ जानी है, 0 के बराबर। तो डेल्टा एस सिस्टम जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, NCP ln T2/T1 के बराबर। ये किसके लिए होगा, फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए होगा, फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक। और डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ये तो हम लोग कितनी बार लिख चुके हैं। और डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो क्यू सराउंडिंग बाय टी होगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक। अगला देख लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। यार बात समझ में आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी मतलब आ ही रही होगी, मैं तो मान ले रहा हूं कि आ रही है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसके लिए क्यू क्या होता है, 0। तो डी एस विल बी इक्वल्स टू 0 होगा, बोलो। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम जो होगा वो 0 हो जाएगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और डेल्टा सराउंडिंग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक। डेल्टा सिस्टम फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस विल बी इक्वल टू NCV ln T2/T1। अब ये पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्लस NR ln V2/V1, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा होगा इसलिए पूरा फॉर्मूला यूज होगा फॉर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जो डेल्टा सराउंडिंग होगा, क्योंकि सराउंडिंग पे तो हमें कुछ जोर चलता नहीं, तो क्यू सराउंडिंग बाई टी निकालेंगे उसके लिए, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ज़्यादा नहीं याद रखना है, ज़्यादा याद बिल्कुल नहीं रखना है, सिंपल याद रखना है कि सराउंडिंग वाला तो हमेशा क्यू सराउंडिंग बाई टी ही आ रहा है, बस डेल्टा सिस्टम की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एंट्रोपी चेंज। ये लेक्चर में पूरी थर्मोडायनेमिक्स खत्म ही कर देता हूँ, क्वेश्चन एक क्लास में लगवा दूंगा, वो ज़्यादा बेहतर आइडिया है मेरे को लगता है। इससे तो बेहतर है क्वेश्चन की शीट पहले अपलोड करूंगा, उसके बाद सवाल लगवाऊंगा, ठीक है ना, जिससे तुम्हें भी प्रैक्टिस करने का समय मिल जाए। ठीक। एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शंस देख लेता है, हैंग डाल लेते हैं। एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शंस। एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शंस के लिए हम कैसे देखेंगे, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हम एंथैल्पी में कर रहे थे वैसे ही रिएक्टेंट में भी कर देंगे, मतलब इसमें भी कर देंगे, एंट्रोपी में भी वैसे ही करेंगे। ठीक। अब ये तो बात सिंपल सी हो गई कि हम सीधे सीधे निकाल देंगे। अगर डेल्टा एस टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा हो, डेल्टा एस टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा हो, तो हेडिंग डाल लेते हैं वेरिएशन ऑफ डेल्टा एस रिएक्शन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये पार्ट बताना तुम लोगों ने कर रखा कि नहीं कर रखा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा एस एस टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एस एस टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन ln T2/T1।
T1, ये एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। और डेल्टा एस एट प्रेशर P2 माइनस डेल्टा एस एट प्रेशर P1 इज इक्वल्स टू NR या डेल्टा NGR ln P1 अपॉन P2। ठीक, एक तुमने किरचॉफ्स इक्वेशन भी सुनी होगी। किरचॉफ्स इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन इंटू T2 माइनस T1। ये किरचॉफ्स इक्वेशन है। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं बड़े बड़े से, नहीं ध्यान रखना और कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल से चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से हम लोग काम करते जा रहे हैं आगे। ठीक, अब आगे बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा था पिछले क्लास में कि अगली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगी, तो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली थोड़ा सा खिंचेगा, तो थोड़ा 15 मिनट और लगभग लगेगा, तो बेयर करो, थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। अब बात करते हैं ग्राफ बिटवीन द चेंज इन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सीखना पड़ेगा हमें कि ग्राफ बिटवीन चेंज इन एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर। ठीक, तो हमने आइस वाटर सिस्टम ले लिया, मान लेते हैं हमने क्या ले लिया? आइस वाटर सिस्टम ले लिया। ठीक है, आइस वाटर सिस्टम ले लिया। तो हमने कहा कि जब आइस थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसकी कुछ एंट्रोपी होगी। एंट्रोपी 0 केल्विन ना तो टेम्परेचर अप्रोच कर सकता है ना एंट्रोपी कर सकती है, तो ये क्या होगा? और एक बात, कार्नोट की मदद से 0 केल्विन की डिस्कवरी हुई थी कि 0 केल्विन अटेन नहीं हो सकता, ये कार्नोट की वजह से ही हो पाई थी। तो सॉलिड की एंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी? बढ़ेगी। एक पॉइंट आएगा जब हमने आइस वाटर सिस्टम लेना है, देखना रहा है आइस और वाटर वेपर, 3 चीजें लेनी है। ठीक, फिर क्या हुआ? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन एंट्रोपी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सारी की सारी हीट एंट्रोपी में कन्वर्ट हो जाएगी। उस टाइम पे क्या हो रही होगी? आइस मेल्ट हो रही होगी, तो ये बढ़ के कहीं ऊपर पहुंच गई। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? इसमें सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या होगा? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा। सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या कर रहा है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। फिर क्या हुआ? फिर एंट्रोपी बढ़ी, लिक्विड से एक पॉइंट तक बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे जाके क्या होगा? इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे खींच ले यार, थोड़ा सा मतलब ऊपर ले जाने में दिक्कत हो रही है, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता है ना। फिर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिक्विड और वेपर के बीच में क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, और फिर यहाँ से वेपर आगे बढ़ेंगे और एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगी। बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में हमने बनाया। ठीक, हुआ क्या? मैं इसे पूरा लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या हो रहा था। देखो पहले क्या था? पहले सॉलिड था, सॉलिड को हीट किया, मान लेते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास आइस थी। इसे हीट करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन ये सॉलिड ही रहेगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस हो जाएगी। ठीक, फिर हमने हीट किया तो एंट्रोपी अब बढ़ेगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और ये बन जाएगा वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर इसे हीट किया तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक, और ये वाटर बन जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर हम हीट करेंगे तो अब वाटर, एंट्रोपी तो बढ़ेगी, एंट्रोपी फिर भी बढ़ेगी, लेकिन ये क्या बन जाएगा? सॉरी, ये क्या बन जाएगा? कहाँ चला गया? ये बन जाएगा वेपर। ये बन जाएगा वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और फिर ये फर्दर एंट्रोपी अब बढ़ती रहेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती रहेगी, वेपर्स का टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक कर्व चला है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है,
अब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने पे क्या होगा कि वहाँ पे जो सारी की सारी एनर्जी है वो टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जा रही है, वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो रही है, हीट एंट्रोपी में ही कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक ठीक, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे केवल एंट्रोपी ही इंक्रीज करेगी। अब चेंज इन एंट्रोपी इन जनरल सिस्टम्स देख लेते हैं। चेंज इन एंट्रोपी इन जनरल सिस्टम्स। चेंज इन एंट्रोपी इन जनरल सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो जनरल सिस्टम में कैसे देखेंगे, जैसे बॉइलिंग ऑफ एग। बॉइलिंग ऑफ एग में क्या होगा, रॉ एग से अगर हम बॉइल्ड एग तक जाएंगे, रॉ एग से बॉइल्ड एग तक जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी, बताओ भाई, कमेंट करके बताओ एंट्रोपी क्या होगी, कमेंट करके बताना एंट्रोपी क्या होगी। मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ दूँ क्या कि बता ही दूँ मैं। ठीक, जब रॉ एग से बॉइल्ड एग तक जाएंगे तो उस टाइम पे एंट्रोपी बढ़ेगी। एक्सप्लेन तुम करोगे, कमेंट में एक्सप्लेन करना कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, दूसरा, जैसे अगर हम ग्रेफाइट और डायमंड की एंट्रोपी की बात पहले ही कर चुके हैं तो एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट कैसी होगी, ज़्यादा होगी। एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज मोर देन दैट ऑफ डायमंड। क्यों, एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि उनमें पाई स्टैकिंग होती है। चलो ये मैं बता देता हूँ कि उनमें पाई स्टैकिंग होती है, इसकी वजह से उनकी एंट्रोपी ज़्यादा आ जाती है। ठीक, अब बात आती है, मतलब ऐसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि अगर एक तुम फ्रिज में बैठे हो, मैं बस फ्रिज में बैठे हो, एक कमरे में बैठे हो और उसमें फ्रिज रखी है और फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो थोड़ी देर बाद टेम्परेचर कमरे का बढ़ेगा कम होगा, कमेंट करो। तुम खाली रूम में बैठे हो, अगला क्वेश्चन का, अगर खाली रूम में बैठे हो और उसमें केवल फैन ऑन करके छोड़ दिया जाए, इंसुलेटेड रूम है पूरा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, आंसर करो। ठीक, जब तक हम लोग आगे बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और गिव्स फ्री एनर्जी, देन द थर्मोडायनेमिक्स विल बी ओवर फॉर एवर। ठीक, तो लिखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया है, इसे छोटा सा लॉ है, ध्यान रखना बस, सिंपल सा, कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि 0 केल्विन, एट एब्सोल्यूट 0 यानी कि 0 केल्विन, ओके नहीं लिखा, 0 केल्विन लिखा है, ठीक है ना। द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली the entropy of a perfectly crystalline substance of a perfectly crystalline substance of a perfectly crystalline substance, सही दिख रहा नहीं दिख रहा, substance is taken as 0। ठीक, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, विच मीन्स एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन परफेक्ट क्रिस्टल्स एग्जिस्ट। परफेक्ट क्रिस्टल्स एग्जिस्ट। परफेक्ट क्रिस्टल वो जिनमें कोई भी एंट्रोपी नहीं हो, कोई भी रैंडमनेस नहीं हो, बिल्कुल स्टैग्नेंट हो, ठीक है। तो एट एब्सोल्यूट 0 परफेक्ट क्रिस्टल एग्जिस्ट। तो अगर हमें किसी की एंट्रोपी निकालनी हो एट टेम्परेचर T, तो एट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 2 इंटीग्रेट कर देंगे, dq रिवर्सिबल बाय T। ठीक, तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा, dq नहीं, T रिवर्सिबल बाय T कर दें तो इसे इंटीग्रेट करके हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक,
परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब होता है जिसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो, जिसमें कोई भी गलती ना हो, ऐसा कोई इंसान ना बनाए, ना कोई ऐसा क्रिस्टल बनाए। अगर बन जाएगा तो वो ईश्वर हो जाएगा, परफेक्ट क्रिस्टल हो जाएगा, और वो किसी काम का, मतलब ईश्वर नहीं, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल कोई यूज़ नहीं कर सकते, उसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं हो, क्योंकि जो भी डिफेक्ट हैं उन्हीं की वजह से कंडक्टिविटी और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। इसके बारे में इतना ही डिस्कशन था, अब गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है ये बताता है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्या बताता है? क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। ठीक, गिब्स फ्री एनर्जी है क्या और फ्री क्या है इसमें भाई, ये भी बात कर लेते हैं। तो लिखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, पूरी बात लिख देता हूं। गिब्स फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, is a thermodynamic potential that measures the useful work obtainable from a thermodynamic system, from a thermodynamic system at constant temperature and pressure। एंट्रोपी क्या थी? नॉन यूजफुल वर्क था, जो अनअवेलेबल वर्क था वो एंट्रोपी थी, और यूजफुल वर्क क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक, और ये कैसा वर्क है? ये नॉन पीवी वर्क है, नॉन पीवी वर्क आएगा गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो लिख देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी is the capacity of a thermodynamic system to do non-mechanical work, नॉन पीवी वर्क है ये। ठीक, अब फ्री टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? द टर्म फ्री इज यूज्ड अटैच टू द गिब्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विच इज द नेट अवेलेबल एनर्जी, मतलब सारे काम करने के बाद जो बच गई, जो फ्री है, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। तो लिख देते हैं, चलो छोड़ देते हैं, तो मैथमेटिकली लिखते हैं सीधे। मैथमेटिकली G is defined as G is a function of temperature and pressure which is equals to H minus Ts। ठीक, तो G को हम लिख देंगे, G इज इक्वल्स टू H को लिख देंगे U प्लस पी वी माइनस Ts। तो dg किसके बराबर हो जाना है? dg विल बी इक्वल्स टू du प्लस पी डी वी माइनस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी। ठीक, तो u प्लस पी डी वी किसके बराबर हो गया? u प्लस पी डी वी हो गया डी डब्ल्यू के बराबर, प्लस वी डी पी लिख दिया, और ये हो गया माइनस टी डी एस हो गया फिर से किसके बराबर? डी क्यू के बराबर। ठीक, डी डब्ल्यू कर रहा है, ये डी क्यू के बराबर हो गया, सॉरी ये, और ये माइनस एच डी टी हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो डी जी जो आ गया वो माइनस वी डी पी माइनस एच डी टी के बराबर आ गया। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैंने इस फॉर्मूले को ड्राइव करके दिखाया था, बताया था कि ये कैसे आता है। ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? एट कांस्टेंट टी डी टी विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो डी जी विल बी इक्वल्स टू वी डी पी हो जाएगा, तो डेल जी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल्स टू वी। ठीक, इसी तरह से एट कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे अगर हम, एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा? डी जी डी पी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, तो डी जी को हम लिख सकते हैं क्या? डी जी को लिख सकते हैं माइनस एच डी टी,
तो डेल जी ओवर डेल टी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एस के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल बात है ये। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें फॉर आइडियल गैस, ये तो बात खत्म हो गई यहीं पे। अब बात करें फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस पीवी क्या होता है, एनआरटी के बराबर होता है। तो डीजी को हम क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टी, इसे लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी, लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डी जी विल बी इक्वल हो जाएगा एन आर टी इंटीग्रेशन डी पी अपॉन पी। तो इसे G1 से G2 कर देते हैं इंटीग्रेट, इसे P1 से P2 कर देते हैं इंटीग्रेट। तो ये आ जाएगा डेल्टा G इज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन P2 बाय P1 के बराबर। तो चाहो तो इस फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है। ठीक ठीक है, आसानी से बात समझ में आ रही। और इन जनरल जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं इन जनरल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टी एंड पी, डी जी जो होता है वो डी एच माइनस टी डी एस होता है, या फिर इसे लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यही फॉर्मूला हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे तुम भी फैमिलियर होगे। ऊपर वाले फॉर्मूले तुमने शायद देखे भी ना हो। और ये हमें बताता है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या बताता है, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी कैसे बताता है, अगर कोई प्रोसेस डेल्टा जी जिसका लेस देन ज़ीरो है, वो प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम। ठीक, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। और यहीं से केमिकल इक्विलिब्रियम की शुरुआत होती है। कोई भी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा तो उसके लिए डेल्टा जी कैसा होगा, डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक, तो इक्विलिब्रियम पे हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल हम लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर टी एल एन के पी। ठीक, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अब डेल्टा जी नॉट को लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। तो एल एन के पी किसके बराबर आ गया, एल एन के पी आ गया डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। तो इसके ग्राफ के भी क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, जो हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो अगर हमें ये मान लें दो रिएक्शंस हैं जो टेम्परेचर T1 और T2 पे हो रही हैं, जिनका डेल्टा एच टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो लिख लेते हैं लेट अस सपोज रिएक्शन अकर्स एट टू टेम्परेचर्स T2 and T1 such that delta H is independent of temperature and delta S not are independent of temperature। ठीक, टेम्परेचर से कैसे इंडिपेंडेंट, तो हम क्या लिख देंगे एल एन के इक्विलिब्रियम 1 अपॉन के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 लिख दें, के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स के लगभग हमने सारे फॉर्मूले कर लिए। डेल्टा जी हमारा कैसा है, डेल्टा जी हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है।
और इसके ग्राफ तुम अब बना लोगे। ग्राफ बना के दिखा दो। चलो इसके ग्राफ भी बना देते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ अगर डेल्टा h, एक एक करके लिखते हैं, अगर डेल्टा h ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा s भी ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा h ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा s भी ग्रेटर देन 0 है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को देख लो, स्लोप कैसा आएगा, निगेटिव आएगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक, ये ऐसा बनेगा। तो इस वाले बात को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक ठीक। अब अगर डेल्टा h निगेटिव हो जाए, कलर चेंज कर लेते हैं, डेल्टा h लेस देन 0 हो जाए और डेल्टा s ग्रेटर देन 0 रहे अभी भी, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप अब पॉजिटिव हो जाएगा और इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही है। ठीक, अगला देखते हैं। अब क्या हो कि डेल्टा h कैसा हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए और डेल्टा s अब लेस देन 0 हो जाए, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। डेल्टा h पॉजिटिव, डेल्टा s नेगेटिव, ये तो ये ऐसा बनेगा। ठीक, अगला, अगर डेल्टा h लेस देन 0 हो जाए और डेल्टा s भी लेस देन 0 हो जाए, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये चारों ग्राफ पे जेई में क्वेश्चन आया है और पूछा गया है, इसलिए हम इसे बना दिया और यहीं पे हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं। प्रणाम करते हैं आप लोगों को, धैर्य से सुना। मैंने कहा था 15-20 मिनट और ज़्यादा लगेंगे, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक क्लास जो आएगी, अब वो आएगी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की थर्मोडाइनमिक्स पे, वो ट्यूसडे को क्लास आएगी। ठीक है, अगला चैप्टर जो आने वाला है PYQ सीरीज़ में, वो आएगा पी ब्लॉक, फिर एस ब्लॉक और हाइड्रोजन, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस हफ्ते के एंड तक हम लोग, मतलब जो कमिंग वीक आ रहा है वहाँ तक हम लोग पूरा 2022 को कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग 2023 पे मूव करेंगे। ठीक है, मेरी समझ से कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ तो तुम्हें कितना समझ में आ रहा है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और लोगों को शेयर सब्सक्राइब तो करते रहो। लोग बहुत कम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा देखना चाहिए यार। शायद यूट्यूब को मेरी एल्गोरिथम पसंद नहीं आ रही, मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं पसंद आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन तुम तब लोग पढ़ते रहो, जो लोग पढ़ रहे हैं कम से कम वो सारे सेलेक्ट होने चाहिए। सबका मेरे को परसेंटाइल केमिस्ट्री में 99.9 चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 100, यानी कि 95% नंबर चाहिए। ठीक है ना, मैं पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तुम भी पूरे एफर्ट्स लगाओ, हम दोनों लोग मिलकर क्रैक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। ठीक है, चलो बाय।